हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अभी सिर्फ मैंने ट्रिपल ए ही किया है, और अगर आपको चाहिए कि ट्रिपल एस और एस ए एस का भी क्राइटेरिया चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए उसका कि कैसे करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी क्लास अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमने जो भी सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज़ को समझा है वो अब यहाँ पर यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए वो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको काफ़ी सारे फिगर्स बनाकर दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि इसमें से बताना है कि कौन से ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर हैं, और आपको ये भी बताना है कि वो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, और ये भी उनका जो नाम लिखना है अच्छे से, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का नाम एक साथ जिस तरह से हम लिखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का नाम, उस तरह से लिखना है। तो हम इसे जल्दी से देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाए कि ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे देखना होता है और किस तरह से उनका नाम लिखना होता है, और कैसा क्राइटेरिया हमें कैसे समझ में आएगा। ये सब हम कुछ अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको दिख रहा है दोनों ही ट्राइंगल्स में 3-3 एंगल्स दिए हुए हैं, और वो तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो किस तरह के हैं देख लीजिए आप। उसमें क्या हो रहा है कि जो एंगल है एक, वो दूसरे एंगल की जैसा इक्वल दिख रहा है ना। जैसा कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। ये तो एग्जैक्टली सबके सब इक्वल दिख रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, है ना। ये ट्रिपल ए का क्राइटेरिया है, तो उस ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो अब इनका नाम कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो आप लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए मैंने ए बी सी और पी क्यू आर कैसे लिखा है। आप देखिए जो आपके फिगर में जो एंगल ए है वो एंगल पी के ही इक्वल है, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो जिस सीक्वेंस में मैं इन तीनों के वर्टेक्स का नाम लिख रही हूँ, सेम उसी सीक्वेंस में मैं दूसरे ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स का नाम भी लिखूंगी, तभी माना जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को मैंने अच्छे से क्लियरली लिखा है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो आपने ट्राइंगल ए बी सी लिख दिया और वहाँ पर आपने कुछ भी क्यू आर पी, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जो नाम लिखा है ना अपनी सिमिलरिटी का, उसी से ये माना जाता है कि कौन सी वाली वर्टेक्स कौन से वाले वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, और आपने क्वेश्चन को कितना समझा, ट्राइंगल को कितना समझा। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप अपने आप ही अपने अच्छे से कर ही देंगे, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि जो वर्टिसेस हैं उनको अलग अलग ऑर्डर्स में नहीं लिखना है दो ट्राइंगल्स का। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बता देंगे कि दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए। ये चीज़ आपको बतानी थी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, देखिए यहाँ पर भी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब की बार ना एंगल एक भी नहीं दिया है, सारी की सारी साइड्स दी हैं, और साइड्स भी थोड़ा अलग सीक्वेंस में दी हुई हैं। किस तरह से? एक जो ए बी साइड है वो 2 है, और बी सी 2.5 है, और ए सी 3 है। वहीं ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू साइड है वो 6 है, जो क्यू आर साइड है वो 4 है, और जो पी आर साइड है वो 5 है। अब इनका अगर हम जानते हैं, एक तो ट्रिपल ए जो क्राइटेरिया होता है उसको तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, अगर तीनों की तीनों साइड्स दी हुई हैं, इसका सीधा मतलब है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सारी साइड्स के जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो हम सारी साइड्स के रेशियो को ना इस तरह से लिख लेते हैं, पहले अलग से 2, 3 और 2.5 लिख लिया। अब उसके नीचे जो हम ट्राइंगल पी क्यू आर है उसके भी सारे के सारे रेशियोज़ को लिख लेते हैं। तो देखिए इसका पी क्यू आर का एक रेशियो है 4, एक है 5 और एक है 6। ठीक, मैंने इसी तरह से लिख दिया जैसा भी मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मतलब ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए जो 2 और 4 है उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पर 3 और 5 का निकालने से ऐसा नहीं आ रहा है, ना 2.5 और 6 का निकालने से आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 6 को 3 के पास रख दूं, अगर मैं 6 को 3 के साथ में कर दूं तो 3 और 6 का रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 6 की जगह 2.5 की जगह 5 रख दिया जाए तो 2.5 का डबल 5 होता है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा।
तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि जब भी आपको ट्राइंगल्स की साइड्स दी हुई हैं तो किस तरह से आपको उनको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ लेना है ना। इसीलिए मैंने इनके नंबर्स इस तरह से अलग अलग लिखे थे ताकि आपको ये समझ में आ जाए चीज़। तो एक जो आपने जब भी आप दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं, भले ही उनकी जो साइड्स हैं वो उस हिसाब से नहीं बनी होंगी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मतलब उस अकॉर्डिंग उनका रेशियो नहीं गिवन होगा, तो आपको दूसरी साइड वाली साइड के लिए भी देखकर चलना है कि क्या पता उसके साथ में जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए। तो इसीलिए देखिए जो मैंने 3 और 5 एक साथ लिख लिया था, 2.5 और 6 इसीलिए लिखा था आपको कंफर्म कराने के लिए कि किस तरह से चीज़ों को अलग अलग करके भी हम देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए जो साइड 2 है और जो साइड 4 है दोनों ट्राइंगल्स की, वो कौन सी है। इसमें जो 2 साइड है वो है ए बी, तो यानी कि ए बी हो गई अपॉन हो गई आपकी 4 कौन सी वाली है, क्यू आर इज इक्वल टू, फिर आपकी है 3 कौन सी है, ए सी है अपॉन, फिर ए सी के जितना क्या आपने 3 के साथ क्या लिया है, 6 लिया है यानी कि पी क्यू लिया है, और फिर आपने जो थर्ड लिया है 2.5 यानी कि बी सी अपॉन यहाँ पर आपने क्या लिया है 5 यानी कि पी आर लिया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेशियो। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमने रेशियोज़ को इक्वल प्रूव किया है। तो इसी सीक्वेंस में रेशियोज़ को इक्वल प्रूव किया है। अब हम ट्राइंगल के नाम कैसे लिखेंगे, देखिए जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो बहुत ईजी था, जैसा कि जैसे ट्राइंगल बने थे आपने वैसा वैसे रेशियो लिख दिया था। पर यहाँ पर जैसे ट्राइंगल बने हैं ए बी सी और पी क्यू आर, शायद हम वैसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए सबसे पहले अगर हम अपने फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम ए बी सी ही ले लेते हैं। देखिए एक किसी ट्राइंगल का नाम तो आपको अपने हिसाब से लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप दूसरे के ट्राइंगल का नाम बोलेंगे। तो अब हम फर्स्ट वाले का लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका नाम तो मैंने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे सिमिलरिटी का साइन लगाया, और दूसरे ट्राइंगल का अब मुझे नाम लिखना है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें एंगल्स तो गिवन नहीं है, तो वर्टिसेस लेकर मैं नहीं चल रही हूँ, मैं साइड्स लेकर चल रही हूँ। तो जो साइड होती है ए बी, तो देखिए ए बी साइड की प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है, वो है क्यू आर, यानी कि यहाँ पर नाम आ जाएगा क्यू आर। बी सी के प्रोपोर्शनल कौन है, पी आर, यानी कि आर तो यहाँ पे पहले से है और पी यहाँ पर और लग जाएगा। अब देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अपने ट्राइंगल के नाम को, ए सी, जो ये ए सी है यानी कि ए और सी आगे पीछे आ रहे हैं, यहाँ पर ए सी के साथ क्या है पी क्यू, तो देखिए पी क्यू भी आगे पीछे आ रहे हैं, है ना। तो आप इस तरह से इनके नाम को लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। यहाँ पर आप पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्यू आर पी लिखा जाएगा, क्योंकि जो ए बी साइड है वो क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हमने ए बी और क्यू आर को एक साथ लिख दिया। फिर देखा जो बी सी साइड है वो पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्यू आर हो गया तो यहाँ पी आर तो आप अलग से लिख नहीं सकते, वरना 4 लेटर्स हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि आर को पीछे कर दो, पी को बीच में कर दो, तो फिर भी ट्राइंगल की पूरी सिमिलरिटी खराब हो जाएगी, सीक्वेंस खराब हो जाएगा। इसीलिए हम ये तो, लेकिन हम जानते हैं ना कि साइड का नाम तो पी आर लिखें या आर पी लिखें एक ही बात होती है, तो इसीलिए हमने पी को फिर लास्ट में लिख लिया, तो वो आर पी या पी आर एक ही चीज़ हो गई। और जो फर्स्ट और लास्ट वाले लेटर्स हैं उनको भी देख लेते हैं, यहाँ पर ए और सी है तो वहाँ पर पी और क्यू है या क्यू और पी है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स यहाँ भी सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल एस। यहाँ पे ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं कि उसमें क्या बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट में है आपके 2 ट्राइंगल्स। फिर से देखिए दोनों ट्राइंगल्स में आपको साइड्स ही गिवन है, 2.7 है, 2 है, 3 है और 4, 6 और 5 है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा। चलिए जो फर्स्ट ट्राइंगल है एल एम पी, उसकी एक साइड है 2, है ना, पी एम पी साइड जो है वो 2 है और उस साइड में डी ई साइड है 4 है, यानी कि 2 का डबल 4 होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है एल पी, उसकी साइड है 3 और इधर डी एफ जिसकी साइड है 6, तो 3 का डबल 6 होता है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है। लेकिन जो एक थर्ड साइड बची एल एम जो 2.7 है और यहाँ पे ई एफ एफ 5, आप अच्छे से जानते हैं कि 2.7 का डबल 5 नहीं होता है, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। भले ही 2 सिमिलर आ गए रेशियोज, पर तीसरा अगर एंगल होता तब हम कह सकते थे, पर एंगल तो यहाँ दिया ही नहीं है। यहाँ तो तीनों की तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो अगर तीनों की तीनों सिर्फ साइड्स ही गिवन है, उनमें से भी 2 का ही रेशियो इक्वल है, तीसरी का इक्वल नहीं है, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो थर्ड पार्ट में आप कह सकते हैं द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें आपसे क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है एम एन एल और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर।
अब एम एन एल ट्राइंगल की एक साइड 2.5 है और दूसरी साइड 5 है और उन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर दो साइड और एक बीच का एंगल दिया यानी कि ऐसे एस हो सकता है कब हो पाएगा, जब दूसरे वाले ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो देख लेते हैं, जो एम एन साइड यहाँ पर 2.5 है और उधर एक पी क्यू साइड है जो आपको 5 दी हुई है। देखिए 2.5 का डबल 5 होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो आपको पता चल गया कि चलिए एक रेशियो 1/2 का रेशियो बन रहा है। देखते हैं दूसरी वाली साइड के साथ में वो बनता है या नहीं। और देखिए जो दूसरी साइड है एम एल और क्यू आर, एम एल है 5, क्यू आर है 10, 5/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर रेशियो तो सेम बन रहा है। एंगल्स को भी हम देख लेते हैं। देखिए जो एम एन और एम एल के बीच में जो एंगल है वही 70 डिग्री है। यहाँ पर भी जो दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू और क्यू आर, उसी के बीच का एंगल 70 डिग्री है। इसका साफ मतलब दिख रहा है आपको कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं उनकी दो साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल हैं और उन दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वही इक्वल भी है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, SAS से, कि जो दो साइड्स हैं उनके बीच वाला ही एंगल आ रहा है। अगल बगल कोई दूसरा एंगल, तीसरा एंगल होता तो हम इसको सिमिलर नहीं बोल पाते, लेकिन अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सिमिलर बोल सकते हैं, पर इनका नाम कैसे लिखना है अब ये भी देख लेते हैं। देखिए सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है फिगर अच्छे से, हमें खुद अपने आप से सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से सीक्वेंस में आएगा वो देख लेते हैं एक बार। जो ट्राइंगल एम एन एल है उसका जो है एंगल एम, यहाँ पर मैं ट्राइंगल एम एन एल पूरा लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाले किसी भी ट्राइंगल का हम नाम पूरा लिख सकते हैं, दूसरे वाले का उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद अब देखिए जो एंगल एम है, जो आपको, क्योंकि एंगल एम गिवन है इसीलिए मैं दूसरे वाले ट्राइंगल का भी ले रही हूँ। तो एम के साथ जो गिवन है वो दूसरे ट्राइंगल में क्या है, क्यू, यानी कि सबसे पहले नाम आ जाएगा क्यू का। और अब आपको दी हुई है साइड्स, तो जो एम एन साइड दी हुई है, एम एन है 2.5, उसकी प्रोपोर्शनल कौन सी है, पी क्यू है, यानी कि एम एन है और वहाँ पे पी क्यू है। तो देखिए क्यू तो पहले ही आएगा क्योंकि एम और क्यू जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो क्यू ही पहले आएगा। अब क्यू पी आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड का नाम, पी क्यू ज़रूरी नहीं है, आप क्यू पी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड है वो है आपकी एम एल जो 5 सेंटीमीटर है और जिसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर है जो कि 10 है। तो एम एल यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली साइड, तो यहाँ पर सॉरी फर्स्ट और साइड लास्ट वाली वर्टेक्स, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट वाली वर्टेक्स हमें देखनी है। देखिए क्यू पी तो पहले ही हो चुका है, बचा है सिर्फ आर, तो क्यू आर यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब जो बची हुई दूसरी साइड, तीसरी साइड है एन एल, उसको भी आप देख लीजिए। जो एन एल बची हुई है वो पी आर के ही कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। तो देखिए एन एल यहाँ लिखा है और पी आर यहाँ लिख गया, मतलब ट्राइंगल्स के जो नाम हैं वो हमने अच्छे से सिमिलर करके लिख दिए। ये चीज़ देखिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो ट्राइंगल्स के नाम जब सिमिलर आपने प्रूव कर दिया तो किस तरह से लिखने हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्वेश्चन को कितना भी अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपने उसका नाम अच्छे से नहीं लिख पाया है तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नाम को बहुत ध्यान से लिखना है। अब देखिए जो आपका 5th पार्ट है, इसमें आपके दो ट्राइंगल्स दिए हुए, एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइड्स के अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियोज भी इक्वल हैं और एंगल्स भी एक पेयर इक्वल दिया हुआ था। दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर होने चाहिए ऐसे ऐसे। पर ध्यान से देखिए फिगर को, जो आपका फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल ABC वाला, उसमें देखिए जो एंगल A पर 80 डिग्री तो दिया हुआ है, लेकिन जो साइड्स हैं वो दोनों 80 डिग्री के अगल बगल वाली नहीं है। वो एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में नहीं आ रहा है, ये हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, ऐसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए सारा का सारा रेशियो भी इक्वल दिख गया, एंगल भी इक्वल दिख गए, हम फटाफट से बोल देंगे ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि जो साइड्स हैं वो एंगल के दोनों साइड वाली नहीं है। एक साइड AB है जो 80 डिग्री के बगल वाली ही है, लेकिन जो साइड BC दी हुई है वो तो बेस वाली साइड दी है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड दी हुई है। वहीं दूसरा वाला जो है ट्राइंगल DEF, उसमें एंगल के दोनों अगल बगल वाली ही साइड्स दी हुई हैं। तो जब साइड्स ही करस्पॉन्डिंग गिवन नहीं है, जब एक एंगल ही दो साइड्स के बीच में नहीं आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्योंकि जो साइड बगल वाली आनी चाहिए उसका तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसका रेशियो भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। इसके बाद आपका 6th और लास्ट पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है दो एंगल दिए हैं। फर्स्ट DEF ट्राइंगल में वो है 70 डिग्री और 80 डिग्री, और दूसरे ट्राइंगल में PQR है जो 80 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है।
अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि नहीं दो दो एंगल्स दिए हुए हैं और एक एक तो इक्वल है लेकिन दूसरा वाला इक्वल नहीं लग रहा है, तो ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी पढ़ा है ना, कि जब ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं तो आप तीसरा निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। देखिए तो जो ट्रायंगल DEF है उसमें एक 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है। अब अगर आप तीसरा एंगल निकालेंगे तो इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करेंगे, 70 डिग्री और 80 डिग्री का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 150 डिग्री, और जब उसको आप 180 से माइनस करेंगे तो बन जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी कि एंगल F आ जाएगा 30। देख लीजिए तो ट्रायंगल PQR है, उसमें एंगल R 30 डिग्री है, तो यानी कि दो एंगल्स हमें यहाँ पर इक्वल दिख गए दोनों ट्रायंगल्स में। अब ट्रायंगल PQR में देख लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल 80 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। 80 प्लस 30 कितना होता है आप सब जानते हैं, ये हो जाएगा 110 डिग्रीज, और जब इस 110 को आप 180 से माइनस करेंगे तो बचेगा 70 डिग्री, यानी कि एंगल P बचा 70 डिग्री। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना कि दोनों ही ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल हो गए। तो अब इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स भी AAA से सिमिलर हो गए, है ना। अब इनका नाम कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल है DEF, उसका नाम तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम हम देख कर समझ के लिखेंगे। तो जो देखिए जो D एंगल है वो किसका करस्पॉन्डिंग है, एंगल P के, तो P लिख दिया। जो E है वो किसका करस्पॉन्डिंग है, Q के, और जो F है वो है R के। तो इसमें देखिए नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ट्रायंगल्स पहले से ही उसी सीक्वेंस में लिख कर दिए हुए हैं जैसे कि हमें करना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है, किस तरह से करना है। फिगर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ बताना था कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं, कैसे होंगे वो सब हमने देखा है। अच्छे से क्वेश्चन को लिख कर कैसे सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 के बीच में बना है, पर वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही फिगर है। और यहाँ पर आपको DC और AB जो है इस तरह से मतलब लाइंस दी हुई हैं, और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस भी बना हुआ है। पूरा फिगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये इस तरह का फिगर बना हुआ है आपकी बुक में, NCERT बुक में। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि गिवन क्या है कि जो ट्रायंगल ODC है, यानी कि ट्रायंगल ODC ये वाला ट्रायंगल जो है वो OBA के सिमिलर है। अब देखिए ट्रायंगल्स का नाम जो है किस तरह से लिखा हुआ है, उसी से हम समझ लेंगे कि कौन से एंगल्स सिमिलर हैं और कौन से एंगल्स इक्वल हैं और कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। कि ट्रायंगल्स जिस तरह से सिमिलैरिटी दी होती है, लिखी हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी साइड्स को लेते हैं और एंगल्स को लेते हैं। तो ये तो यहाँ पर बात हो जाएगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है एंगल BOC इज इक्वल टू 125, यानी कि BOC मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये बुक में भी मार्क करके दिया हुआ है, 125 डिग्री है, और एंगल CDO है जो वो 70 डिग्री है। आपको करना क्या है, आपको निकालना है एंगल DOC। एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और उसके बाद आपको एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, और आपको एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 3 एंगल्स आपको निकालने हैं। अब इन्हें कैसे निकालना है हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो ये दिया हुआ है DB लाइन जा रही है ना, जो क्रॉस जा रही है, यहाँ पर एक एंगल 125 है, तो क्या ये दूसरा एंगल आ सकता है निकल कर बाय लीनियर पेयर? जी हाँ, तो हम निकाल सकते हैं कि जो एंगल BOC है प्लस एंगल DOC जो है वो 180 डिग्री हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, बिना रीज़न के नहीं कर सकते हैं कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन। तो BOC हो गया आपका 125 डिग्रीज जो आपको गिवन है, और एंगल DOC तो आपको निकालना ही है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल DOC जब आप निकालेंगे तो 180 पहले लिखा जाएगा, माइनस 125 लिखा जाएगा। इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि 125 को आगे लिख देंगे और 180 को पीछे लिख देंगे, फिर माइनस करके आंसर ठीक निकाल के लिख देंगे।
लेकिन आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो यही कि 180 सब बड़ा है तो वही आगे लिखा जाएगा। दूसरी बात 180 डिग्री पहले से अपनी जगह पर था तो वो वहीं आएगा, और जो बाद में चीज़ आ रही है, जो नंबर बाद में आ रहा है, वो उसके पीछे ही जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहीं लाइन में जाते हैं लगने के लिए, तो जो इंसान पहले से खड़ा हुआ है वो उसके आगे थोड़ा ना आप जाके खड़े हो जाएंगे, आपको उसके पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो 180 डिग्री भी पहले से लाइन में लगा हुआ है, 125 आया तो वो पीछे जाएगा और माइनस उसके आगे लगेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ये चीज़ लिख देते हैं 125 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ऐसे कर देते हैं इस चीज़ को, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसी वजह से काफ़ी बच्चों के मार्क्स भी कट जाते हैं। फिर वो परेशान होते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों कटे, हमने तो सही आंसर निकाला था। अब आपको समझ में आ गया कि आंसर भले सही निकाल दें, लेकिन आप स्टेप ही गलत कर रहे हैं, आप काम ही गलत कर रहे हैं, तो आप ठीक आंसर ला कैसे रहे हैं। तो इस तरह से माइनस करना है। अब जब 180 से 125 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए आप। ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ये 55 डिग्री आपका हो गया एंगल DOC, यानी कि ये वाला एंगल आपने 55 निकाल लिया। अब ये एंगल 55 आ गया तो ये एंगल भी 55 हो जाएगा। कैसे? पहली बात तो ये कि क्रॉस हो रहे हैं तो ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरी बात, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए हैं तो O यहाँ पर है जितना O वहाँ पर भी होगा, मतलब इक्वल हो गए। अब देखिए जो आपका एंगल DOC है वो तो आपने निकाल लिया 55 डिग्रीज, है ना। अब आपको ये वाला एंगल आपका निकल गया, ये जो 2 फाइंड था ये तो निकल गया। अब बचा है एंगल DCO और एंगल OAB। तो क्या करें, इन एंगल्स को निकालने के लिए अब हमारे पास गिवन है कुछ चीज़, वो हमें यूज़ करनी है। अब वो कैसे यूज़ करनी है, देखिए ट्राइंगल ODC और ट्राइंगल OBA जो है वो आपको सिमिलर इक्वल दिए हुए हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स होने का क्या मतलब है कि जिस सीक्वेंस में उनके लेटर्स के यानी कि जिनको वर्टेक्स के नाम लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में उनके जो एंगल्स होंगे उस वर्टेक्स पर वो इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देख लीजिए जो यहाँ पर एंगल O है और इधर एंगल O है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ वाला एंगल O और यहाँ वाला एंगल O इक्वल हो गया। यानी कि आप लिख देंगे यहाँ इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ODC का जो एंगल O है उसका नाम होगा DOC। एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। तो ये एक एंगल इक्वल हो गया पेयर। ठीक है, इसमें से DOC और AOB है। DOC तो हमने निकाल लिया जो मैं निकालना था, पर AOB इन्होंने नहीं पूछा है तो हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। दूसरा वाला है D, और जो D पर यहाँ एंगल बनेगा तो वो B पर बनेगा। यहाँ पर D पर जो बन रहा है वो ODC बन रहा है, एंगल ODC। और इस साइड में वो कौन सा एंगल है, फिर B के ऊपर बनेगा, यानी कि OBA, यानी कि ABO, कुछ भी कह सकते हैं, ABO। क्लियर है आपको यहाँ तक? D के ऊपर जो इधर का एंगल है तो वहाँ B के ऊपर एंगल है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में अगर D पे जो एंगल बन रहा है तो उधर वो B पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद तीसरा है आपका C और A। तो देखिए C यहाँ पर बन रहा है, C एंगल का नाम इस ट्राइंगल में कैसे लिखेंगे, OCD करके लिखेंगे, DCO भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल DCO C के ऊपर बन रहा है ना ये वाला एंगल, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्राइंगल में A के ऊपर जो बनने वाले एंगल के ऊपर, यानी कि OAB। एंगल OAB मतलब इधर ऐसे हो जाएगा ये। क्लियर है आपको? अब आपको देख लीजिए, आपको ये तीन जो है एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं दोनों ट्राइंगल्स में, और आपको कौन से वाले एंगल्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं। देखिए DOC जो निकालना था इस वाले पेयर से वो तो हमने ये निकाल लिया। अब निकालना है DCO जो कि ये रहा, और निकालना है OAB वो भी ये रहा। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब निकाले कैसे इनको, तो देख लेते हैं। जो DCO एंगल है वो यहाँ बन रहा है। अब देखिए इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ODC के आपको 2 एंगल्स पता चल गए हैं, आपको तीसरा एंगल निकालना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तीसरा एंगल निकाल लेंगे, और जो वो तीसरा एंगल जब हम निकाल लेंगे तो वो एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम ये वाला भी बता देंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखा कितना ईजी क्वेश्चन था ना ये। तो चलो हम कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ODC एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से जो DOC ये है वो है 55 प्लस ODC कितना है 70 जो आपको पहले से गिवन है, और एंगल DCO जो है वो आपको निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
तो एंगल डी सी ओ निकालेंगे तो 180 से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वही 180 से माइनस होगा। तो 55 + 70 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, 125 डिग्रीज हो जाएगा ये। और अब इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फिर से ये भी आ जाएगा 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री आ गया यहाँ पर, ये वाला एंगल 55 आ गया। और फिर ये एंगल 55 हो गया तो ये भी 55 हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है। देखिए क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा होगा ना, आपको अचानक से लगा होगा ऐसा क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी किया था, सेम यही चीज़ प्रूव भी की थी, है ना। इसमें टू प्रूव क्या है कि OA/OC इज इक्वल टू OB/OD आपको करना है। ट्रेपेजियम भी था, टू प्रूव भी यही था, और इसी तरह से CD और AB पैरेलल भी गिवन थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी जो क्राइटेरिया यूज करके उन्हें सिमिलर प्रूव करना है। मतलब ये जो टू प्रूव है ना, इस टू प्रूव को कैसे प्रूव करना है, एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके। पिछले एक्सरसाइज में हमने उसे BPT थ्योरम यूज करके प्रूव किया था, एक पैरेलल लाइन बनाई थी यहाँ से O से लेकर, है ना। इस बार क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इस बार आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है। देखिए अब इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैथ्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो कितने अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन का एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है कभी भी, एक क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6.2 में हमने उसे BPT थ्योरम यूज करके इस रेशियो को इक्वल प्रूव किया था। इस क्वेश्चन में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके इस रेशियो को इक्वल प्रूव करेंगे। अब इसे कैसे करेंगे वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको जितना भी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, जैसे ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसमें तो मतलब सब कुछ पिछली क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट यूज होना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा कि क्या है वो। और अगर आपको याद नहीं आएगा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले एक क्लास लेकर अपलोड की हुई है क्लास 9 के लिए, वो आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो अभी हम चलते हैं। आपको देखिए रेशियो जो OA/OC है, यानी कि OA मतलब ये वाली साइड और OC ये वाली साइड, और इधर OB यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको रेशियो में लेनी है। इसका क्या मतलब है, अगर इन साइड्स को हम देखें, क्योंकि हमें सिमिलैरिटी यूज़ करनी है, यानी कि हमें ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल OAB, तो इसमें OA और OB आ जाएगा, और अगर ट्राइंगल ODC ले लें तो ये OD और OC ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। मतलब हमें ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें कौन से दो ट्राइंगल्स लेकर सिमिलर प्रूव करना है इनको, क्योंकि जो रेशियोज हैं वो इन्हीं दो ट्राइंगल्स में अच्छे से आ रहे हैं। मतलब ले तो आप इस साइड से भी सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं, पर हमने यही दो ट्राइंगल्स क्यों लिए आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइड्स हैं OA/OC ये इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, और साइड्स का जो ये रेशियो है, इस रेशियो को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ये लिखकर दिखा सकते हैं। देखिए जैसे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, तब भी दोनों ट्रायंगल्स का नाम एक साथ लिखकर फिर आप दिखाते थे ना कि इसमें क्या क्या इक्वल है, कैसे इक्वल है। सेम यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का नाम एक साथ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OAB। ठीक है, ODC यानी कि ये वाला ट्रायंगल और OAB यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, सबसे पहले ODC में देख लीजिए, ट्रायंगल ODC और OAB में से इस वाले ट्रायंगल में देखिए, अगर ये वाला एंगल आप लेते हैं और ये वाला एंगल आप लेते हैं, कुछ आपको याद आ रहा है ना। ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर, और जहाँ पर भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, है ना। तो ये तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यानी कि एंगल DOC और एंगल AOB हो गया इक्वल, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, और रीज़न आप क्या दे देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे चलिए मैम
एक तो हमें एंगल का पेयर पता चल गया, पर क्या सिर्फ एक एंगल के पेयर से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब बोला ऐसा? मैं तो नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ भाई हम तो सब कुछ लेकर चलेंगे। पर यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो जो इसके डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते नहीं है, तो साइड्स वाला तो कोई यहाँ पर सीन आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा सिर्फ एंगल्स वाला। तो एंगल्स देख लेते हैं। अब आपको देखिए एक चीज़ जो गिवन है उस पर ध्यान से गौर से देखिए, क्या लिखा है? ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि जो ये ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल्स भी जाते हैं। देखिए एक ए सी इधर से ट्रांसवर्सल है, डी बी उधर से ट्रांसवर्सल है, और जब ट्रांसवर्सल्स जाती हैं तब भी कुछ टाइप के एंगल्स मिलते हैं। वो कैसे कैसे एंगल्स होते हैं इसके बारे में मैंने क्लास लेकर पहले से अपलोड की हुई है क्लास 9 के लिए, कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। अगर आपको नहीं पता है कि एंगल्स किस तरह से पैरेलल लाइंस में मिलते हैं, बनते हैं, इक्वल होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप उसको वीडियो को क्लास को ज़रूर जाकर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। और आपको अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना, 9 क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10 में आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबको अच्छे से समझना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो ट्राइंगल डी सी बी है, इसमें देखिए ये जो अगर लाइन पैरेलल है और एक ये लाइन पैरेलल है, और अगर मैं इसमें से ए सी को ट्रांसवर्सल अभी मानकर चलूँ तो ये देखिए यहाँ पर डी सी इस ट्रांसवर्सल और इस लाइन के साथ में एक जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है ना, देखिए। और जब भी जेड बनता है तो जेड के कॉर्नर के अंदर जो दो एंगल्स आते हैं वो इक्वल होते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके ट्रांसवर्सल के साथ में z बनता हुआ आपको दिख रहा होगा तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो यहाँ पर जो एंगल हो गया उस ट्रायंगल में हो गया DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब एक पेयर आपको अल्टरनेट का दिख गया होगा तो आप दूसरा अपने आप ही पहचान गए होंगे, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। देख लीजिए, अब ये जो डीसी साइड है फिर से पैरेलल है। अब की बार हम ये वाला डायगोनल ले लें, अगर डीबी डायगोनल के लेकर चलें, इसको ट्रांसवर्सल माने, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। हो गया ना? यहाँ पर देखिए जेड उल्टा बन रहा है। अब जेड उल्टा बने या सीधा, मतलब है जिगजैग बनने से, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, यहाँ वाले जो एंगल्स होंगे इनके वाले वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल ही होंगे अगर ये जो z की साइड और ये वाली जो साइड है वो पैरेलल जा रही होगी। तो ये जो पैरेलल हो जा ही रही है, पैरेलल DB आपने ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो इन एंगल का नाम भी लिख देते हैं हम, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। अब आप देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल में तीन एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए हैं, और जब दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं आपस में, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। अब देख लेते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, पर अब इन दोनों ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखना है, जो ठीक तरीके जो सीक्वेंस में आए वो कैसे लिखना है, ये हम देख लेते हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखिए, एक ट्राइंगल का नाम तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम उसी के सीक्वेंस में आपको देना है, ठीक है। आपका ये मतलब इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है कि यहाँ पर आपको कैसे पहले कौन सी वर्टेक्स लेनी है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर दूसरे ट्राइंगल में इसी नाम के अकॉर्डिंग ही सारी वर्टिसेस आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो O देखिए, इस ट्रायंगल में जो O है ODC में, वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में भी O ही है, क्योंकि O के इक्वल ही O आया था ना। देखिए, O के इक्वल O एंगल आया था, तो O की जगह में O ही आ जाएगा इस वाले में भी। दूसरे में देख लीजिए, जो D है तो D के साथ में कौन सा एंगल आया था? B, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा B। और जो C है उसके साथ में क्या आया था? A, यानी कि हो गया A। मतलब अगर इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे आप ODC तो इसका नाम लिखेंगे आप OBA। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल A। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल, उनके साइड्स के रेशियोज होते हैं इक्वल, तो उस अकॉर्डिंग हम इनके साइड्स के रेशियो को लिख सकते हैं। अब देख लिए, साइड जो है वो है OD, सबसे पहली साइड क्या है? OD, और OD के अपॉन में क्या आ जाएगी? OB। तो OD अपॉन OB
देख लीजिए यहाँ पर ये मिल रहा है ना, ये थोड़ा उल्टा आ रहा है, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल का नाम बाद में लिखा और इसका पहले लिखा है। अगर मैं इसका पहले लिखती, इसका बाद में लिखती तो सीधा आ जाता। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, कोई इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि अरे हमने इस ट्रायंगल का नाम बाद में क्यों लिख दिया। आप इस पहले भी लिख सकते थे, बाद में भी लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो आप इस तरह से लिख रहे हैं, हम बाद में उसे उल्टा कर लेंगे। तो ये OD अपॉन OB आ गया, यहाँ पर हो गया। और दूसरा क्या चाहिए, OA और OC चाहिए। तो देखिए OC ये है और OA ये है ना, मतलब ठीक आ रहा है। तो इधर हो गया OC अपॉन OA। अब जो है आपका जो भी टू प्रूफ में था वो उसका ये बिल्कुल रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो आप इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो ये हो गया आपका OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अब ये मत बोलना कि यहाँ का LHS और उधर का RHS हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब एक ही है। चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, पूरी की पूरी टर्म अगर दोनों साइड शफल हो गई है तो वो दोनों इक्वल ही माने जाते हैं। जो यहाँ पर है वो ही यहाँ पर है। बस ये रेसिप्रोकल क्यों आ गया था, क्योंकि हमने ट्रायंगल OAB को बाद में लिख लिया था और ट्रायंगल ODC को पहले लिख लिया था। अगर हम ट्रायंगल ODC को पहले से ही इस साइड लेकर चलते तो हमें ये रेसिप्रोकल भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपको यही मिल जाता। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं वो कि हमें पहले से थोड़ा ना पता है कि हमें क्या लेना है, तो हमने तो 2 ट्रायंगल्स का नाम इस तरह से लेके चले। अगर आपको पहले से अंदाज़ा लग जाता है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप पहले से ही लेकर चलिए। वैसे तो अंदाज़ा लग जाएगा इधर देखकर, पर फिर भी जब कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से उन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी कर दिया तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। काफ़ी बच्चे इस घबराहट में पूरा क्वेश्चन कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से करने लग जाते हैं, और तब तक क्वेश्चन पेपर का जो टाइम आउट हो जाता है और वो उनका रह जाता है, जो ठीक किया हुआ भी काट दिया। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इस तरह से आप रेशियो को लेकर उसको रेसिप्रोकल करके इक्वल दिखा सकते हो, जो प्रूव में करना था। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना कितना इजी हो गया। जब भी आपको कोई भी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करने में, आपको बार बार बता रही हूँ पहली एक्सरसाइज से ही कि आपको इसी सीक्वेंस में करना होता है, फिगर भी बनाना होता है, गिवन टू प्रूव और प्रूफ अपना ऐसे लिखना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन भी करके हमें दिखाना है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है यूज़ करने के लिए। अभी तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।